अभी का टॉपिक है द स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ प्रैक्टिकली स्टेट लेजिस्लेचर दो हाउसेस पे डिपेंड बेस्ड है। एक होगा लोअर हाउस स्टेट में और एक होगा अपर हाउस। जैसे हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोअर हाउस का नाम होगा लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस का नाम होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाद में इसका ऑफिशियल नेम अडॉप्ट किया गया विधान सभा और इसका नाम किया गया विधान परिषद। ये ऑफिशियल नेम है। कहा गया कि अगर किसी स्टेट में दो चेंबर्स होंगे तो लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहा जाएगा, अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहा जाएगा। और अगर किसी स्टेट में सिर्फ एक ही चेंबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। 6 स्टेट्स जो हमारे यहाँ पे जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 यूपी और इसके बगल में एक है बिहार। नंबर 2 आंध्र प्रदेश और उसके बगल में एक है तेलंगाना। नंबर 3 महाराष्ट्र और इसके पास में एक है कर्नाटका। तो ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी अवेलेबल है। इसके अलावा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का भी नाम आता है। मध्य प्रदेश के बारे में इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश को यह प्रोविजन दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश अपने वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ओपन नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। 6 स्टेट्स का नाम याद रखना, इसको भूलना नहीं, कभी कभार पूछ लेता है। अभी क्योंकि आप लोग डब्ल्यूबीसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूबीसीएस में स्टेट वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, सेंट्रल वगैरह में नहीं आता है। जैसे एसएससी वगैरह में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में एट प्रेजेंट है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, बट क्योंकि वो स्टेट नहीं है इसलिए उसकी बात हम लोग करते नहीं है। अब क्वेश्चन आता है ये कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में नहीं है या किसी स्टेट में है तो क्या इसका कोई प्रोविजन है? तो इसका मेन टॉपिक है आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 168 में 169 में बोला गया है एबोलिशन ऑब्लिक क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। किसी स्टेट में एबोलिश करने का क्या तरीका बोला गया? बोला गया है कि देखिए, पहला बात तो ये एबोलिश होगा या नहीं होगा, ये राइट बैठा हुआ है। ये दोनों राइट किसके पास बैठा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि किसी स्टेट में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट से पहले इसकी शुरुआत होगी स्टेट से, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस किसी स्टेट में अगर आपको एबोलिश क्रिएट करना है तो वो पहले इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में ऑलरेडी हमने शायद टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ाया है क्या आपको? यस सर। ओके, तो स्टेट असेंबली इफेक्टिव मेजोरिटी से एक बिल पास करेगा कि उस स्टेट में वेदर एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिक्वायर्ड है या नहीं। इसके बाद ये मैटर पास होने के बाद ठीक जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कहाँ प्लेस करेगा? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में अगर दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो गया है तो फिर उस स्टेट में अगर पहले से काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको एबोलिश कर दिया जा सकता है, और अगर नहीं है तो क्रिएट किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए हो गया है कि आपसे पूछेगा कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल कब एबोलिश किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश्ड इन
वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा 1969 इस साल में एबोलिश किया गया था। और अभी ये चीज इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजा है कि वेस्ट बंगाल में फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन किया जाना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 368 में, इसका मेन सब्जेक्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है टिल डेट? 105 टाइम्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। तो बोला गया कि अगर कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये जो क्रिएशन या एबोलिशन होगा लेजिस्लेटिव किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या एबोलिशन होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। Composition of legislative assemblies subject to provision of article 333। आर्टिकल 333 में क्या बोला गया है कि कुछ रिजर्वेशन की बात की गई है आर्टिकल 333 में। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। अब नाउ ये पार्ट अब एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि थ्रू 105th अमेंडमेंट एक्ट 104th अमेंडमेंट एक्ट इस प्रोविजन को जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में चलता था उसको बंद करा दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 333, यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं किया गया था कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम जो सीट होगा वो कितना होगा 500, और किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम सीट्स कितने होंगे 60। ये फिगर आपको याद करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 60 एट नॉट मोर देन 500। हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक टेरिटोरियल डिवीजन में बटा होगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब आपके एमएलए की बात आती है या इलेक्शन की बात आती है तो वोटर कार्ड पे लिखा होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ आपका नाम होगा जहां जहां आप रहते हैं। फॉर एग्जांपल एंटाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, चौरंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सेंट्रल कोलकाता में, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, कस्बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस तरह के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा होता है। लोकसभा इलेक्शन के वक्त में यही चीज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। तो टोटल 500 सीट्स का मतलब 500 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड्स होते हैं ये सेंसस के बेसिस पे होता है, ठीक है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी बेसिस पे होता है? सेंसस के बेसिस पे। कहा गया है कि जैसे ही सेंसस होगा उस सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जाएगी। बट 1971 के बाद ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 2002 में एक बार डिलिमिटेशन कमेटी बनाई गई थी। उसके कारण अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो किस सेंसस को बेस मान के कहा गया? क्योंकि ये तो डिवीजन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है, और कोशिश ये की जाती है कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर हो। तो सेंसस जो फॉलो किया जाता है वो सेंसस फॉलो होता है 1971 का, ठीक है, सेंसस 1971। ये जो नंबर ऑफ सीट्स को जो फ्रीज किया गया है, ठीक है, कि कौन से साल तक ये सीट्स फ्रीज रहेगा, तो ये साल याद रखना टिल 2026। ये जो सीट्स हैं ये सीट्स आर फ्रीज्ड अप टू 2026। 2026 तक इसको फ्रीज किया गया। 2026 में जाके ये डिसाइड किया जाएगा कि वेदर ये जो नंबर ऑफ सीट्स है या जो पॉपुलेशन का सेंसस ईयर है इसको चेंज किया जाना चाहिए कि नहीं चेंज किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया Yes, sir. ना? आर्टिकल 171 इसमें बोला गया है कॉम्पोजिशन ऑफ
लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसी पे थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आपका आने वाला है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो इस कॉम्पोजिशन में पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, और इसका मैक्सिमम सीट कितना होगा, मिनिमम सीट कितना होगा, ये रखा गया। मैक्सिमम सीट जो है, मिनिमम जो है, मिनिमम सीट्स होगा 40 और मैक्सिमम सीट्स होगा 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस किसी स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा ही होगा। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। अगर किसी स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है तो उस हाउस का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ज्यादा फंडामेंटल पार्ट है किसी स्टेट लेजिस्लेचर का देन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी स्ट्रेंथ होगा उस स्ट्रेंथ का 1/3 मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम 40 मैक्सिमम 1/3। ठीक है। अब ये जो मेंबर्स यहाँ पर आएंगे वो कैसे आएंगे, देखो इस जगह पर जो मेंबर्स आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये जो सीट फिलअप होगा, ये जो सीट फिलअप होगा, इसको फिलअप करने वाले को हम बोलेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वाले को भी बोलेंगे और राज्यसभा वाले को। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कुछ कंडीशन है। पहला, जिनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग तो ये पढ़ोगे ना। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले इसको डिस्कस करें। हम लोग स्ट्रेंथ पढ़े हैं, अब उसका कॉम्पोजिशन कैसे होगा। अगर आप एक को डिवाइड करेंगे तो टोटल 1/3 1/3 और 1/3 में आप डिवाइड कर सकते हैं। इस 1/3 सीट्स को फिलअप किया जाएगा बाई अ कॉन्स्टिट्यू by an electorate of by an electorate comprised of MLAs। जो सिटिंग MLAs होगा वो लोग इसमें वोट करेंगे और उनके जरिए कुछ लोग जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा 1/3 जो है, ये मेंबर, ये भी एक इलेक्टोरेट होगा। ये इलेक्टोरेट बनाया जाएगा ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। म्यूनिसिपैलिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज, मतलब एक ग्रुप ऑफ वोटर्स बनेंगे जो म्यूनिसिपैलिटी से सिलेक्ट किए जाएंगे। एक ग्रुप ऑफ वोटर्स बनेगा जो MLA से सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो 1/3 है, इसका दो हिस्सा होगा। एक हिस्सा बनेगा 1/6 और दूसरा हिस्सा भी बनेगा 1/6। तो ये जो 1/6 होगा, ये नॉमिनेट होगा बाय द गवर्नर। नॉमिनेशन के लिए कितने फील्ड्स दिए गए हैं, 5 फील्ड्स, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज या कोऑपरेटिव सर्विसेज बोल सकते हैं, और एक है सोशल सर्विस। ये 5 ऐसे ग्राउंड्स है जिसकी बेसिस पे गवर्नर मैक्सिमम 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करेगा। बाकी जो 1/6 बचा, इसके फर्दर दो हिस्सा में डिवाइड होगा, 1/12
और एक हिस्सा बनेगा 1/12। ये 1/12 नंबर में ये हिस्सा ग्रेजुएट्स के जरिए फिलअप किया जाएगा। ग्रेजुएट्स मतलब वो लोग जो लास्ट 3 साल से, ग्रेजुएशन कहीं भी आप पढ़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इलेक्ट्रेट में शामिल होते हैं तो मिनिमम लास्ट 3 इयर्स आपको उस स्टेट में रहना पड़ेगा। और दूसरा बाय टीचर्स, टीचर्स नॉट लेसर देन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। सेकेंडरी स्कूल और उसके ऊपर के स्कूल के जो टीचर्स है उनका एक इलेक्टोरेट बनेगा। इलेक्टोरेट मतलब एक ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ टीचर्स रहेंगे जो वोट देंगे, सिर्फ ग्रेजुएट्स रहेंगे, एक ग्रुप ऐसा आएगा जो वोट देगा। और इस तरह करके यही कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ जो लोग जीतेंगे इनके जरिए जिताए जाएंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। क्लियर? यस सर। ना जब मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबरशिप में क्या क्या चीजें आती है। मेंबरशिप दोनों तरफ होंगी। नंबर 1 लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा एंड नंबर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पहले बोला गया, देखो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? आपका इंडियन होना बहुत जरूरी। Indian. यस, पहला इंडियन होना चाहिए। दूसरा क्या था? मिनिमम 25 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए। नंबर 3 आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसके तहत, या पार्लियामेंट जो भी मतलब लॉ बनाया है, लॉ प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्वालिफिकेशन, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा ही एक कंडीशन पार्लियामेंट ने बनाया था जो अभी राहुल गांधी के केस में हुआ है कि 2 साल से ज्यादा, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर किसी को मिल जाती है तो उस केस में वो आदमी कभी भी और इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये क्लॉज 4 में जो हम लोग लिखे हैं कि लॉ प्रिस्क्राइब बाय प्रिस्क्राइब फॉर क्वालिफिकेशन, तो ये एक लॉ था, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो अब आज की डेट में अगर राहुल गांधी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहे तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे जब तक इनके सजा में कोई चेंजेस ना आ जाए। इन्होंने अपील किया है, अब देखा जाए अपील के बाद क्या होता है। अगर अपील में सजा बदला तो ठीक है, नहीं बदला तो फिर राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था उसके तहत क्लॉज 4 में वो फेल हो जा रहे हैं। दूसरा बॉडी है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर एक नंबर पॉइंट ये है कि आपको इंडियन होना होगा। नंबर 2 पॉइंट ये है कि मिनिमम आपको 30 इयर्स ऑफ एज का होना होगा अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन रहे, मिनिमम 30 इयर्स। नंबर 3 नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नंबर 4 लॉ प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। डेफिनेटली पार्लियामेंट को ये राइट है लॉ बनाने का। प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ सब जगह पर, यहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है। बाय द पार्लियामेंट फॉर क्वालिफिकेशन या इन दिस रिगार्ड, जो भी है। तो ये कुछ कंडीशन है जो इनको फॉलो करेगा वो एलिजिबल होगा टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, अदरवाइज वो इंटाइटल नहीं है। एक और चीज है ड्यूरेशन। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ड्यूरेशन क्या है? फिर से एक टॉपिक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में दो चीजें आएंगी, मेंबर का टर्म कितने दिन का है, 5 साल का, और लेजिस्लेटिव असेंबली का खुद का लाइफ कितने दिन का है, 5 साल का है। मतलब आफ्टर 5 साल, आफ्टर 5 इयर्स लेजिस्लेटिव असेंबली खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। 5 ईयर
लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आई होप सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में। डिसॉल्व का मतलब होता है एंड, कि लोकसभा खुद ही एंड हो जाएगा, उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली भी 5 साल के बाद एंड हो जाएगा। इस एंड के बाद जो पहला स्टेप होगा इसको एस्टेब्लिश करने का, वो होगा इलेक्शन। वेयर एज लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स का टाइम क्या होगा वो पहले देख लेते हैं। मेंबर्स 6 इयर्स, और इस 6 इयर्स का कंडीशन ये है कि 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में उस हाउस का 1/3 मेंबर्स रिटायर करते रहेंगे। वेयर एज हाउस के अपने लाइफ की बात करें तो हाउस का लाइफ ये एक कंटिन्यूइंग बॉडी है, ठीक है, कंटिन्यूइंग बॉडी है, इसका मतलब नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन ये एबोलिश्ड हो सकता है, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन ये एबोलिश हो सकता है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसको एबोलिशन करने का क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि स्टेट में एक इमरजेंसी आता है, इमरजेंसी चाहे वो पार्लियामेंट के जरिए हो या स्टेट के जरिए हो, तो नेशनल लेवल की इमरजेंसी हो या स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की इमरजेंसी में सारे स्टेट्स का लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना पावर खो देता है, वो लोग एग्जिस्ट तो करता है लेकिन पावर कुछ नहीं होता है। वेयर एज अगर सिर्फ स्टेट में इमरजेंसी आ रहा है, कि सिर्फ किसी एक स्टेट में इमरजेंसी आया है, तो उस स्टेट में मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो प्रोक्लेमेशन रहेगा एक बार में, बार बार 6 6 महीने में बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 3 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बारे में डिटेल इमरजेंसी में पढ़ेंगे। इस वक्त इतना ही है कि जब ये इमरजेंसी चल रहा होगा तब लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसका कोई भी पावर नहीं रहेगा, पावर खत्म हो जाएगा, पावर विल सीज टू ऑपरेट। लेकिन जिस दिन वो इमरजेंसी उठेगा ये हाउसेज वापस अपने पावर को रिज्यूम कर लेगा। इस तरह का इमरजेंसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये मैक्सिमम 6 6 महीने करके 3 साल तक चल सकता है। पंजाब में एक एक्सेप्शन था जिसमें 3 साल से ज्यादा भी जो इमरजेंसी है वो चला है, अपार्ट फ्रॉम दैट 3 साल से ज्यादा नहीं चल सकता है।